हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आरक्षण का मुद्दा जो हमेशा ही गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बनता है, एक बार फिर से चर्चा में है। और इस बार इस मुद्दे की चर्चा में होने की जो वजह है वह है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से जुड़े कुछ प्रावधानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यानी माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वह इसी पर रहेगा और हमारा टॉपिक है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए हैं, खास तौर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के जो प्रावधान है उसके तहत जो उसके मानदंड लगाए गए हैं उनको लेकर के, पर एक तुलना करके जो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके साथ उसकी एक तुलना करके उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। आज के इस डिस्कशन में हम इन्हें देखेंगे। तो जो न्यूज़ है, न्यूज़ में बताया गया है क्वेश्चनेबल क्राइटेरियन ऑन ईडब्ल्यूएस कोटा इनकम लिमिट। तो ईडब्ल्यूएस कोटा से संबंधित जो आय की एक अधिकतम या न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है उसी को लेकर के यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। वैसे भी ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है वह इस समय चर्चा में बना हुआ है, उसकी कुछ और भी वजहें हैं, अभी उनको भी हम जानेंगे। तो जो डायमेंशन रहने वाले हैं वे कुछ इस तरह से रहेंगे। अभी हम इस टॉपिक में जो पृष्ठभूमि है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दे लाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। यह जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित प्रावधान हैं वे लाए गए थे 103वें संविधान संशोधन के जरिए। तो इस संशोधन के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। इससे जुड़े जो मानदंड हैं, क्राइटेरिया है, वे क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, आगे की राह यानी क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। चूँकि यह विषय जीएस पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से जुड़ता है, पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खासकर पिछड़े वर्गों और अन्य सभी वंचित वर्गों को लेकर के। इस आधार पर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है, इसलिए 103वें संविधान संशोधन को ठीक से समझिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम कि बैकग्राउंड क्या रहा इसका। सबसे पहले तो एक जरूरी बात समझने की ये है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित आरक्षण की व्यवस्था लाई गई है 10% की, वो लाए जाने के समय से ही विवादों में बनी हुई है और बहुत सारी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये कुछ आधारों पर संवैधानिक नहीं दिखता, ऐसा याचिकाकर्ताओं का मानना है। और वे जो आधार है भी हम उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक बात जो और यहाँ पर जानने वाली है वो ये कि आरक्षण का ये जो मुद्दा है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी संवैधानिकता पर जो प्रश्न उठाए गए हैं उसके लिए एक संवैधानिक पीठ इस पर विचार कर रही है। इसके अलावा जो इसके क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, क्राइटेरिया को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में मामला और संवेदनशील हो जाता है, किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए जो इसको लेकर के आई थी। अनुच्छेद 145(3) कहता है विधि का सारवान प्रश्न। तो जब भी किसी मुद्दे पर, जैसे इस मुद्दे पर हमें दिखता है कि विधि की स्पष्ट व्याख्या के आधार पर क्या कहा जाएगा, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसको लेकर के क्या ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उस ढांचे को चुनौती देता है या उसको नष्ट करता है किसी तरह से, इस आधार पर भी इसकी व्याख्या की जाएगी। तो जो संविधान का अनुच्छेद 145(3) है ये विधि के सारवान प्रश्नों पर विचार करता है, जिसके तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यूनतम 5 जजों की एक बेंच बनाई जाती है जिसे हम संवैधानिक मामलों के लिए सुनवाई करते हुए देखते हैं। ठीक, तो एक जो मुद्दा उठा इस वक्त चर्चा में है वह है ईडब्ल्यूएस की पहचान कैसे की जा रही है। ये सवाल पूछा गया केंद्र सरकार से कि आपने ईडब्ल्यूएस की जो पहचान की है वो कैसे की है, और जो आपने 8 लाख से कम का क्राइटेरिया निर्धारित किया है, अधिकतम आय का जो क्राइटेरिया है उसके मापदंड क्या हैं। क्या आपने कोई रिसर्च की थी, क्या आपने कोई एक बड़ा विस्तृत किस स्रोत के आधार पर ऐसा कहा, यानी आपके पास जो डेटा था, डेटा कहाँ से आया, मात्रात्मक डेटा था या विस्तृत अध्ययन किया गया था। तो ऐसी ज़रूरतों के आधार पर, हालांकि केंद्र सरकार ने इस बारे में अभी अपनी राय स्पष्ट नहीं की, उन्होंने कुछ समय लिया है, उसके आधार पर ही वे आगे बात करेंगे। अभी जो उच्चतम न्यायालय के सामने संवैधानिक पीठ के समक्ष जो व्याख्या के लिए प्रश्न रखे गए हैं उसमें 3 बातें प्रमुख हैं। पहला तो ये कि क्या केवल आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जा सकता है, यानी आरक्षण देने का आधार क्या केवल आर्थिक हो सकता है। दूसरा, जैसा कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा होगी वह 50% ही होनी चाहिए। तो
क्या ये जो आरक्षण 10% अलग से दिया गया है, इस आधार पर ये आरक्षण असंवैधानिक नहीं हो जाता? तो एक प्रश्न ये भी है। अगला है व्यापार की स्वतंत्रता का प्रश्न, जहाँ पर ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, साथ ही वे अलग तरीके से व्यापार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उनका सवाल ये है कि ऐसे विद्यार्थियों को आरक्षण के तहत एडमिशन देना उनकी स्वायत्तता के खिलाफ होगा। इस आधार पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो जब ये सवाल उठाए गए तो राज्य ने या केंद्र ने, हम राज्य के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अनुच्छेद 46 का जिक्र किया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जैसा कि अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों यानी SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने यही तर्क दिया है कि इस आधार पर उन्होंने ये प्रयास किए हैं कि ऐसे वर्ग को जो उच्च जातियों से तो संबंधित हैं लेकिन आर्थिक आधारों पर पिछड़े हुए हैं, तो उनको एक समानता और न्याय दिलाने की यहाँ पर प्रयास किया गया है, खासकर उच्च शिक्षण संस्थानों में और रोजगार में। तो जो 103वां संविधान संशोधन है वो क्या कहता है, किस तरह से लाया गया है? इसका जो नाम है वह नाम है संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था, खास तौर से ऐसे ही जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके तहत जो अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 16 है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, उसमें 2 क्लॉज जोड़े गए हैं, यानी अनुच्छेद 15(6) और 16(6). 15 में जो 6वां क्लॉज जोड़ा गया है वो का और खा 2 भागों में विभाजित है। का कहता है इनके लिए विशेष उपबंध बनाने से राज्य को ऐसी कोई भी जो मौलिक अधिकार हैं वे रोकेंगे नहीं, खासतौर से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक रूप से। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की बात है। ठीक, अगला अनुच्छेद 16(6) कहता है कि नियुक्तियों और पदों के लिए भी इन लोगों को आरक्षण दिया जा सकेगा, यानी राज्य की कोई बनाई गई विधि केवल इस आधार पर जो है अमान्य नहीं होगी कि वे मौलिक अधिकारों के जो अधिकार हैं समानता के, उसके आधार पर उल्लंघन नहीं करते। इस आधार पर ये क्लॉज डाल दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करें मानदंड की कि मानदंड क्या है। तो पहला मानदंड है कि कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत आ सकता है यदि उसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होगी। उसमें उसकी सैलरी शामिल होगी, उसमें उसकी एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाली आय शामिल होगी, यानी सभी तरह की इनकम उसकी शामिल मानी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अगला, कृषि भूमि अगर उसके पास है इसके अलावा तो वो 5 एकड़ से कम की होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो ये सब सही होने के बावजूद उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला, यदि उसके पास कोई आवासीय फ्लैट है तो वह 1000 वर्ग फुट से कम का होना चाहिए। इसके अलावा अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में उसके पास 100 वर्ग गज से कम का एक आवासीय भूखंड हो सकता है, यानी ज़्यादा का या 100 गज का नहीं होना चाहिए, उससे कम का। नगरपालिका वाला जो अधिसूचित क्षेत्र है, अगर इसके अलावा भी कोई भूमि है तो वह भी 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उससे कम होनी चाहिए, उतनी भी नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान है किए गए हैं। अब हम देखें कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, अभी क्या बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहला तो ये कि जो पात्रता के मानदंड लागू किए गए हैं वे चैलेंज जैसे दिखाई पड़ते हैं। पहला क्योंकि हम देखते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 8 लाख का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके ऊपर अगर उसकी आय होती है तो उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत मान लिया जाता है और उस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ऐसे में EWS के तहत जो आरक्षण दे रहे हैं उसका क्राइटेरिया भी यदि 8 लाख रुपए मान लिया गया है तो उसके आधारों को पूछा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन झेल रहे हैं उनके इस तरह के पिछड़ेपन के आधार को क्या आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के समान मान लिया जाएगा? तो ये एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। अगला, इसमें केवल एकमात्र आर्थिक मानदंड को रखा गया है, यानी आरक्षण के लिए क्या केवल आर्थिक मानदंड ही काफ़ी है? दूसरा सवाल ये है, चैलेंज भी यही है समझने के लिए
50% की जो सीमा वाला वायलेशन हुआ है उसे किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा, ये सवाल है। आर्थिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए किस पैमाने को आधार माना गया है, किस तरह की क्या कोई आंकड़े लिए गए हैं। जो नौकरियां हैं, नौकरियां वैसे भी कम होती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, एक बड़ा वर्ग बेरोजगार है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा कैसे इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करता है या कैसे इसको सॉल्व करता है। अगला हमें दिखता है कि राजनीतिक दलों में जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको लेकर के उसका लाभ उठाने जैसी स्थितियां दिखती हैं, यानी वे हमेशा चुनावी वादों के रूप में इन मुद्दों को उठाते हैं और इन मुद्दों को पूरा तभी करते हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं। ऐसे में एक लोक लुभावन पहल के रूप में भी हमें आरक्षण की प्रक्रिया दिखाई देती है। ये भी आरक्षण के लिए एक बड़ा चैलेंज बताया गया है। अब हम बात करें कुछ और मुद्दों की, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 प्रश्न और विचारणीय हैं जिस पर वे अभी विचार करेंगे। जैसे पहला ये कि क्या आरक्षण को गरीबी उन्मूलन का उपाय मान लेना चाहिए, यानी क्या आरक्षण की प्रक्रिया के तहत हम गरीबी उन्मूलन को प्राप्त कर लेंगे, पहला सवाल। दूसरा, सामाजिक रूप से उन्नत लेकिन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, क्या उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी है, वे केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अभी हम पीछे बात कर रहे थे केवल आर्थिक आधार की, तो वो प्रश्न यहीं से निकलता है। तो सवाल ये भी है, अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय इसमें क्या व्याख्या करते हैं। क्या किया जा सकता है, इस पर भी बात कर लें। पहला तो ये कि एक जो महत्वपूर्ण प्रयोग हो सकता है वह हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण का एक बार लाभ मिल जाए तो उसको दोबारा ऐसी अनिवार्यता को खत्म करना चाहिए, यानी एक बार आरक्षण मिल जाए उसके बाद दोबारा या तिबारा वह आरक्षण का लाभ ना ले सके। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया, उसकी नौकरी लग गई, अब वह क्या दोबारा किसी अन्य परीक्षा में बैठने के दौरान उस आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आरक्षण दिया गया था उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। मान लीजिए एक बार उसको कोई नौकरी मिल गई और वह उस नौकरी में लगातार उसको कंटिन्यू भी कर रहा है, उसकी इनकम होने लगी, कुछ समय बाद उसने तैयारी करके कोई और परीक्षा दी, यदि उसके बाद भी वह आरक्षण का लाभ लेता है तो वह कहाँ तक जायज़ है, यह एक सवाल बनता है। आगे जो शिक्षा दी जा रही है, एजुकेशन, उसकी गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि आरक्षण की स्थितियाँ धीरे धीरे, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने इस बात को, इसकी एक परिकल्पना की थी कि जैसे जैसे व्यवस्था ठीक होती जाएगी आरक्षण का मुद्दा जो है धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके ही हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं। अगला, शिक्षा भी ऐसी दी जाए जो व्यवसाय, यानी व्यवसाय की क्षमता को बढ़ावा दे, यानी एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला, उद्यमिता का माहौल जिसे हम स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं, और कैसे एक व्यक्ति केवल एक नौकरी पाने के लिए ना परेशान रहे और अपना एक खुद का उद्यम शुरू करने में सक्षम हो सके, ताकि एक रोजगार मांगने वाले से आगे बढ़ के वह एक रोजगार प्रदाता बन सके। इसी तरह सामाजिक उत्थान के भी उपायों को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का सवाल देखते हैं। सवाल है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप है? उपरोक्त कथन का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही सीधा सा सवाल है, इसके लिए आप जरूरी है कि आपको पता हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस तत्व की बात की जा रही है। प्रमुख रूप से हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।